नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी थी। और ये मतलब क्या है कि बहुत ही अपने आप में सब लोग डरते हैं इससे, पता नहीं क्या है ये ना। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, देखो मैंने 12th के अंदर फिजिक्स पढ़ी थी, ठीक है। 12th के बाद उसमें 12th में ये पढ़ाया नहीं जाता है, रिलेटिविटी की थ्योरी 12th में होती नहीं है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर इंजीनियरिंग की IIIT जबलपुर से, ठीक है। वहां पे कॉलेज के अंदर क्या हुआ था कि ये जो टॉपिक ही नहीं था हमारे, पता नहीं क्या पढ़ा दिया था उन्होंने, स्ट्रेस स्ट्रेन पूरा, मतलब कि फिजिक्स उसी में निकाल दी। न्यूटन्स रिंग वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया गया था, वेव ऑप्टिक्स वगैरह, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं पहली बार मतलब अभी 1 घंटे पहले मैंने खुद से पढ़ी है किसी बुक से। उसके बाद मतलब कि मैंने नेट वगैरह की सर्च करके थोड़ा देखा कि क्या है ये। उसके बाद मतलब कि मैंने देखा कि मतलब बहुत ज्यादा आसान है। इस टॉपिक के अंदर मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो भी वीडियो देखेंगे मतलब कि किसी का कोई सवाल गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है। कुछ कुछ आपको थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल चीजें याद रखनी है, उसके बाद आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों ने कभी पढ़ा हो अपनी ग्रेजुएशन में कहीं भी, तो आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है और भी ज्यादा आसान है, मेरे से भी ज्यादा आसान है। हो सकता है आप लोग मुझे पढ़ा दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बात करें तो रिलेटिविटी पता है, जैसे कि एक आदमी ये है ना, दूसरा आदमी ये है, ठीक है। ये दोनों आदमी, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी। दोनों दूर जा रहे हैं, मतलब कि इसकी स्पीड v है, v1 है, इसकी है v2। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v12 कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगी v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों के दोनों दूर जा रहे हैं तो इसके रिलेटिव में ये और तेज भाग रहा है इधर की तरफ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था अपने बचपन के अंदर, जो अपनी 12th क्लास थी उसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि अभी ये सब पढ़ने की आवश्यकता क्यों आ गई है। तो इसकी इसलिए आ गई है कि जैसे कोई सैटेलाइट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम पृथ्वी पे हैं, यहाँ से अर्थ से हम किसी सैटेलाइट को देख रहे हैं, यहाँ से सैटेलाइट हमारा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर कुछ क्या क्या चीजें हो रही है, कोई चीज रखी है, कोई मास है। तो ये बोल रहे हैं कि वो सब चीजें जो है रिलेटिवली, हम मास की भी बात करें, हम टाइम की भी बात करें, यहाँ पे टाइम t है, यहाँ पे टाइम कितना होगा, दोनों में सेम टाइम होगा या डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने कभी इनकी बात नहीं की है ना कि मास के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मास m है, यहाँ पे m डैश है, तो सेम चीज का वो डिफरेंस आता है, सेम रहता है, उसकी इन्होंने थोड़ा सा रीड आउट किया, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये आपको बताती है कि दूसरी फ्रेम के अंदर हम यदि बात करें तो उस फ्रेम के अंदर हम जाते हैं तो उस फ्रेम के मूव करने की वजह से पिछले फ्रेम के ऑब्जर्वर को क्या क्या चीजें उसके अंदर अलग से दिखाई देती हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ दिस रिलेटिविटी थ्योरी की हम उसमें फ्रेम्स को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात मेरे दिमाग में आएगी तो मेरे दिमाग में रहेगा ये बहुत ज्यादा आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। आपके अंदर भी ये चीज आनी चाहिए, नहीं तो आ जाएगी लेक्चर देखने के बाद में। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि कोई फ्रेम होती है, जैसे कि ये है, अपने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसको हम लिख सकते हैं आई कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये सब हम लिखते थे, है ना, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जब हम किसी दूसरे ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं ना, मान के चलो कि कोई एक ऐसा ये है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो रुका हुआ है, लेकिन एक फ्रेम है जहां पे मतलब कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो वो बोलते हैं कि जो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है इसको भी मूव कराओ आप, मतलब कि ये रेफरेंस फ्रेम को आप मूव कराओ, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम को आप मूव कराओ, तो रेफरेंस फ्रेम को मूव कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक्स वाई जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पे कुछ फर्क पड़ेगा। देखो ये वाला एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जो एक्स का कुछ ना कुछ इस सिस्टम में जो कंपोनेंट हम इसके इक्विवेलेंट बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ फर्क आने वाला है। तो यहाँ पे देखो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, और वी से जा रहा है ना, वी की स्पीड से जा रहा है तो प्लस वी टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्योंकि जब तक टाइम टी होगा तब तक क्या होगा कि एक्स जो रहेगा, एक्स डैश ये वाला, वो वी प्लस टी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वहां पे, ठीक है। तो ये आपको पता होने की कोई जरूरत नहीं है भी, है ना, ये बिल्कुल मतलब बेसिक है, कुछ आने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो जस्ट हमने फ्रेम की बात करी है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि कुछ इनर्सियाज को समझिए ना, इनर्शियल फ्रेम क्या होती है। दो तरह की फ्रेम होती है, फ्रेम्स जो होती है ना हमारी, फ्रेम्स होती है कितने तरह की, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम्स, है ना। फर्स्ट वन इज
इनर्शियल, सेकंड क्या होती है नॉन इनर्शियल। ठीक है, सो देर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम्स, फर्स्ट वन इज इनर्शियल, सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इनर्शियल में देखो क्या होता है, इनर्शियल जो फ्रेम होती है आपकी वो क्या करती है, न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन, उनके फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, ये पता चल गया, चलो ठीक है भाई। इनर्शियल फ्रेम जो होती है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को फॉलो करती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो मतलब मूव कर रहा है तो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। ठीक है, जो न्यूटन्स के लॉ थे ना हमारे, वो सब उनके आधार पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यदि वेलोसिटी वी पे चल रहा है तो वी पे चलता रहेगा, और जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं। तो न्यूटन्स ने अपने लॉ दिए थे, आपको पता होनी चाहिए वो सब चीजें। तो इनर्शियल ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नॉन इनर्शियल में देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसके अंदर। जब हमारी कोई फ्रेम है, एक फ्रेम ये हो गई है, दूसरी फ्रेम है ये मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है किसी एक्सेलरेशन के साथ, इसके रिस्पेक्ट में जब कोई दूसरी जो फ्रेम है वो एक्सेलरेट करती है, तो ये जो फ्रेम रहेगी ये क्या होंगी, दोनों आपस में नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेंगी। मतलब कि व्हेन ए फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम, देन बोथ फ्रेम्स, उनका जो सिस्टम रहेगा दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, उसमें हम नॉन इनर्शियल की बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो क्या हुआ ना, कि जो पहले के जो सिस्टम बना रखे थे, कि जो कार्टेशियन सिस्टम है, इन सब से क्या है ना कि तुम्हें पता ही है कि जब तक कोई डिफिकल्ट गणित की, मैथमेटिक्स की कोई फॉर्म नहीं आएगी तब तक ये साइंटिस्ट लोगों को आंसर निकलता नहीं है इनका। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ डेरिवेशन वगैरह कर कुरा के और काफी चीजों किया, तो कार्टेशियन से इनका काम नहीं चला, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है हमें पढ़ने में। कार्टेशियन, आई कैप, जे कैप, के कैप बहुत अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आता। इनको तो वही अंडर रूट करना है, स्क्वायर करना है, वो सब चीजें करनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो थे, उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, तो उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसमें क्या था, उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आने वाला उसमें से कुछ भी। ठीक है, इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा। इन्होंने भी अपना एक ट्रांसफॉर्म दे दिया कि मतलब भाई कोई एक फ्रेम है आपकी, इस फ्रेम को यदि ये मूव करती है दूसरी वाली फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसके अंदर आपको इन दोनों को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, फिर इसके इक्विवेलेंट इसको कैसे बना सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था ना, x डैश इज टू एक्स प्लस वी टी, उसी तरह से उन्होंने बताया कि इन दोनों को आप कैसे इक्विवेलेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि x को आप ऐसे लिखो, y को ऐसे लिखो, z को ऐसे लिखो। ठीक है, बता दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उससे आइंस्टीन का काम नहीं हो पाया, समझ नहीं पाया उनको। तो ये मतलब इसका कोई ज्यादा सेंस नहीं निकला। ठीक है, हटाओ इसको। समझ में आ रहा है ना आप सभी को, बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। 4-5-7 फॉर्मूले तो रटने पड़ेंगे, उसके अलावा आपके सारे के सारे सवाल होंगे ना। 3 नंबर के आ जाए, इसमें से 3-4 सवाल आते हैं आपके बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से काम नहीं चला, उसके बाद में कौन सा आया, एक लोरेंज ठीक है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आया फिर उसके बाद में। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में देखो क्या होता है कि इसके अंदर मतलब एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इन्होंने भी बताया कि भाई देखो ऐसे करो आप, है ना, x को इस तरह से लिख दो, y को y के दूसरे y डैश की तरह ऐसे लिख दो, z डैश को z के फॉर्म में इस तरह से लिख दो। यदि ये मूव करती है दूसरी वाली फ्रेम तो इसके इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो इसके ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, इन्होंने मतलब कि ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जो कि मतलब कि न्यूटन को या फिर इसको आइंस्टीन को बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या था हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। उसके अंदर उसने कुछ डेरिवेशन किया, फॉर्मूला दिया, ऐसा वैसा है, उसका कोई सेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है। ठीक है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो एप्लीकेशन है वो आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरम में किया है, इसकी जो थ्योरी है इसके अंदर किया है, वो हमें बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे कि उसमें देखो क्या क्या चीजें हो सकती है ना। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पेपर में नहीं आएगा, इसके एप्लीकेशन आएंगे जो कि आइंस्टीन ने की थी। अब इसके अंदर देखो सबसे पहली जो बात हम करने वाले हैं ना, आपके पेपर में ये चीज आ सकती है। पहली चीज क्या है कि एक कोई वो है आपकी, एक फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम हो गई है आपकी एक, इसका नाम दे दिया है एस फ्रेम। इधर की तरफ आपकी एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम का नाम दे दिया है एस डैश। ठीक है,
एस डैश नाम दे दिया इस फ्रेम का। ये आपकी वही है, इसका ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश, ये जेड डैश, ये एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मान के चलिए कि इसके अंदर क्या है कि कोई एक रोड रखी हुई है, एक रोड इसके अंदर रखी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है, एल नोड है। ठीक है, ये एक रोड रखी हुई है, यहां मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स का x1 डैश, ये कोऑर्डिनेट है इसका x2 डैश। यहां पे एक रोड रखी है जिसकी लेंथ कितनी है, एल नोड। ठीक है, यहां पे एक रोड रखी हुई है जिसकी लेंथ एल नोड है, और यहाँ पे ये जो फ्रेम है सब ऐसे कैसे बिल्कुल रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये फ्रेम जो है इसको हम मान के चलो पूरी फ्रेम को हम क्या करते हैं, मूव करा देते हैं किसी वेलोसिटी v से। ठीक है, हमने जब इसको v वेलोसिटी से x डायरेक्शन के अंदर हमने मूव करा दिया, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर कोई बैठा है, ऑब्जर्वर हमारा कहां बैठा है, एस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, तो पूछेंगे कि बताओ इस ऑब्जर्वर को ये जो रोड है इसकी लेंथ कितनी दिखाई देगी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कि इसको बताऊंगा बाद में क्या बोलते हैं। तो इस ऑब्जर्वर को इसकी लेंथ कितनी दिखाई देगी, आपको एग्जैक्टली वो चीज पूछी जाएगी पेपर में, उस पर सवाल आते हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो लेंथ कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं। इसकी लेंथ, इसको मान के चलो कि एल दिखेगी, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, ये आदमी बैठा हुआ है, इसको इसकी लेंथ एल दिखाई देगी, तो एल कितनी होगी, यदि ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो एल इज टू होगी, एल क्या है, वो लेंथ जो एस फ्रेम के ऑब्जर्वर को दिख रही है, जो लेंथ एस डैश जो हमारी फ्रेम है उसका जो ऑब्जर्वर है, सॉरी ऑब्जर्वर नाम, उसकी जो रोड है उसकी लेंथ इसको एल दिख रही है। ठीक है, कितनी होगी वो, एल नोट। ठीक है, पुरानी लेंथ इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को रट लीजिए अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो टर्म है ना 1 माइनस वी बाय सी स्क्वायर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे टाइम की बात करेंगे, हम मास की बात करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, ये 4-5 चीजें इनकी बात करेंगे, ज्यादा की भी नहीं करेंगे, डरो मत, है ना। इनकी बात करेंगे, इन सब के अंदर ये टर्म ही एक जो मतलब डिफरेंस क्रिएट करेगी आपका ना, या तो ऊपर आ जाएगी नीचे आ जाएगी, बस इतनी ये रट लिया ना। वीसी को कैसे रटोगे, वॉइस कैप्टन, है ना, मतलब वॉइस कैप्टन, वी के नीचे सी आएगा, सी के नीचे भी नहीं आएगा। कैप्टन वॉइस नहीं होता ना, वॉइस कैप्टन होता है, मतलब वी सी, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये आपको पता चल गया है कि ये है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां का ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है, ये वाली v स्पीड से आगे तरफ जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया, इसकी लेंथ एल नोट थी। अब इसका जो ऑब्जर्वर है उसको देखो, इसकी जो लेंथ होगी ना वो कितनी दिखाई दे रही है, एल दिखाई दे रही है। तो अब इसको देखो, मान लो ये v, इसकी स्पीड कुछ भी होगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड कुछ यदि 0 होगी तो क्या हो जाएगा, एल नोट के बराबर हो जाएगा। यदि ये दोनों रुके रहेंगे तो इसको भी एल नोट दिखाई देगी, सीधी बात है। ठीक है, तो अपना नॉर्मल जो सिस्टम पहले चलता था ना, हमें लेंथ में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, इधर की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे ना, इसके अंदर यदि ये इधर की तरफ जा रही है तो इसको लेंथ इसकी सेम दिखाई देती थी, इसकी लेंथ कभी कम नहीं होती थी, स्पीड की हम बात करते थे। अब क्या है कि जो लेंथ है ना वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है। स्पीड देखो इसकी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये वाली टर्म जो होगी माइनस वाली ये बढ़ेगी, इसकी वजह से क्या होगा, ये एल की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म जैसे जैसे मतलब कि कम होगी, ये डिवाइड करेगी एल को, और उसकी वजह से एल कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि कोई फ्रेम जो कि रुकी हुई है और दूसरी फ्रेम जिसके अंदर कोई रोड रखी है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, वो मूव कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस रोड की जो एपिरेंट लेंथ दिखाई देगी वो क्या होगी, इस वाले ऑब्जर्वर को उससे कम दिखाई देगी। तो मानते हो ना आप इस चीज को, जब ये रुक जाएगी तब तो मैक्सिमम दिखाई देगी, मतलब जो एल नोड के बराबर। अदरवाइज क्या हो जाएगी, लेंथ हमेशा कम दिखाई देगी, लेंथ हमेशा क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी, रिड्यूसिंग लेंथ दिखाई देगी उसको। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यहां से कोई एक वो है, ये अर्थ है। ठीक है, यहां से एक सैटेलाइट को छोड़ा है आपने। ठीक है, ये सैटेलाइट को छोड़ दिया है ना, इसके अंदर कोई एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है, 5 फीट है, मान लो, छोटा ही है कोई बेचारा, 5 फीट की हाइट है उसकी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम ये सैटेलाइट किसी स्पीड v से जा रहा है ना, तो ये अलग फ्रेम के अंदर है, ये फ्रेम जो है रुकी हुई है, साइलेंट अर्थ हमारी, इसको मान के चल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जब ये
इसकी स्पीड जो है मतलब v है, तो उस केस में यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, उसको इसकी जो लेंथ दिखाई देगी इस आदमी की 5 फीट के बजाय थोड़ी कम दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी? 5 फीट इंटू 1 माइनस इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो बाय सी स्क्वायर, तो ये उसकी लेंथ उसको दिखाई देगी। हो सकता है 4 फीट आए, 3 फीट आए, जितनी भी आए उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसको क्या बोलते हैं? देखो, जो ये लेंथ के अंदर जो शॉर्टेज हुई है, छोटा हुआ है लेंथ इसकी, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? पेन भी सारे पता नहीं क्या हो रहे हैं। इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रिलेटिविटी के अंदर सबसे पहली चीज आपको पूछी जाएगी इसी फॉर्मूले के ऊपर कि v दे देंगे आपको ये दे देंगे तो ये पूछ लेंगे, या फिर ये दे देंगे ये पूछ लेंगे। बोल देंगे कि इस ऑब्जर्वर को लेंथ इतनी दिखाई दे रही है, इसकी स्पीड से दूसरी फ्रेम इतने से भाग रही है, बताओ कि ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी। तो आपको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में समझ में आना चाहिए। मैंने क्या निकाला है? एस डैश फ्रेम के अंदर ये रोड रखी है, उसी को ही मतलब हम भगा रहे हैं। एस के अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा है, उसको लेंथ एल दिख रही है। एल निकालने का फॉर्मूला ये है। आपसे एल नोड भी पूछ सकते हैं, जब आपको एल दी होगी तो आपको सवाल को ढंग से पढ़ना है। ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना। अब बताता हूं थोड़ा सा आगे। अभी अपन बात करेंगे किसकी? टाइम डायलेशन की। ठीक है, टाइम डायलेशन देखो क्या होता है ना, इसको समझिए। जैसे लेंथ आपने पढ़ा था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या था, अब पढ़ेंगे टाइम डायलेशन। एक फ्रेम अपन पकड़ेंगे, ये वाली है अपनी, ये रहती है हमारी हमेशा एस फ्रेम। ठीक है, दूसरी वाली फ्रेम हमारी कौन सी होती है? एस डैश फ्रेम। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस फ्रेम के अंदर मान के चलो एक वॉच लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है इसके अंदर, जिसके अंदर इस तरह से कुछ सुइयां हैं। ठीक है, ये टाइम बता रही है यहाँ पे। ठीक है, और इधर की तरफ मतलब कोई एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर कि जब तक ये फ्रेम रुकी हुई है दोनों, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे कोई आदमी बैठा है उसको, और यहाँ पे जो बैठा है उसको, मान लो 1 घंटे के बाद क्या होगा? 1 से 2 बजेगा, तो इसको भी डेल्टा टेटा चेंज इन टाइम कितना दिखेगा? 1 घंटा। ठीक है, मान के चलते हैं इसका डेल्टा टी डैश है, तो डेल्टा टी डैश कितना होगा? 1 आवर। इसके लिए कितना होगा? यहां से बैठ के देगा तो इसके लिए भी 1 आवर ही होगा, यहां से जब देखेगा, जब तक रुका हुआ है। लेकिन जब चलता है ये, मान के चलो ये जो पूरी फ्रेम है, इसको क्या करते हैं? आइंस्टीन यही करता था, पूरी फ्रेम को दौड़ा देता था वो ना, इसको दौड़ा दिया है v वेलोसिटी से। ठीक है, उस केस में फिर हमें बताना है कि इसके जो ऑब्जर्वर है उसको यहाँ पे इस देखो, इस जब तक ये भागेगा तो इसको तो हमेशा वही 1 घंटे की जगह 1 घंटा ही दिखेगा भाई। 2 से 3 बजेंगे इस घड़ी में, तो इसको दिखेगा हमेशा, चाहे कितनी तेज दौड़ने वाली फ्रेम, इसको हमेशा दिखेगा कि 1 घंटे का ही चेंज आया। ठीक है, लेकिन इसको कितना चेंज दिखेगा टाइम के अंदर, वो आइंस्टीन ने अपने फॉर्मूले से निकाला है, आपको वो याद रखना है। ठीक है, तो वो क्या है फॉर्मूला टाइम डायलेशन का? तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि वॉइस कैप्टन वी के नीचे सी आएगा। जैसे लेंथ वाले में ये वाली चीज कहां थी? मल्टीप्लाई कर रखी थी, इसमें क्या किया है? इसको डिवाइड कर दिया है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय दिस वन। आपको समझ में आ गया है। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला आपको रटना है ना, ये फॉर्मूले के ऊपर सवाल आएंगे। अब इसके अंदर देखो एक चीज आप देखो कि जब मतलब कि इसकी स्पीड बढ़ेगी, उस केस में क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये क्या होगी? कम होगी, नीचे वाली। जब नीचे वाली टर्म कम होगी तो ये ओवरऑल जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कि जब इसकी स्पीड 0 है उस टाइम पे क्या होगा? जब v इज इक्वल टू 0 है उस टाइम पे क्या होगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा डेल्टा टी डैश के। मतलब कि जब दोनों फ्रेम रुकी हुई है उस टाइम पे इसको यदि चेंज इन आवर्स 1 घंटे का दिख रहा था भाई, 2 से 3 बजे 1 घंटे का चेंज आया, इसको भी 1 घंटे का दिख रहा था। लेकिन जब ये मूव करेगी किसी स्पीड v के साथ में, उस केस में क्या होगा कि इसको कुछ अलग दिखेगा। तो वो कितना दिखेगा? जब इसकी स्पीड v इक्वल टू सम v होगी, जब v इज इक्वल टू कुछ v होगी, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा t जो होगा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा डेल्टा t डैश से। ठीक है, जब मतलब ये दौड़ने लगेगी तो इस फॉर्मूले से देख लो, ये चीज हमेशा क्या होगी? ये वाली चीज जो होगी ये छोटी हो जाएगी, इसकी वजह से ओवरऑल ये चीज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। मतलब डेल्टा टी आपका बड़ा हो जाएगा डेल्टा टी डैश से। तो जब ये मूव करेगी उस केस में क्या होगा? डेल्टा टी डैश जो रहेगा आपका हमेशा डेल्टा टी से बड़ा रहेगा। अब इस चीज को समझो, देखो इन्होंने कैसे समझाया ना, इन्होंने समझाया कि मतलब क्या होगा, देखो बहुत बड़ी चीज होने वाली है अभी, जो मेरे को शुरू में हजम करने में बहुत दिक्कत हुई थी इसको कि यार ये क्या हो गया है।
इन्होंने बताया कि जब यहाँ पे इस घड़ी के अंदर 1 से 2 बजेंगे, ठीक है, मतलब कि 1 से 2 बजेंगे, मतलब कि यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस आएगा ना, डेल्टा टी डैश 1 घंटे का होगा। उस तब तक उसको कितना दिखेगा, इसकी स्पीड मान लो बहुत ज्यादा है, उस केस में यहाँ पे कोई घड़ी लगी होगी इधर, उस घड़ी के अंदर टाइम कितना हो गया होगा, मतलब 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया, मान लो पहले 1 बज रहा था यहाँ पे और यहाँ भी 1 बज रहा था शुरू में, लेकिन अब इस घड़ी के अंदर कितना बज जाएगा, प्रैक्टिकली कुछ 3-4 के आसपास बच जाएंगे, मतलब कि 1 घंटा ना होके कुछ ज्यादा टाइम हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस वाले फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए मतलब कि लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और इसके लिए 1 ही घंटा होगा जब ये वाली मूव करेगी इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन, ठीक है। ये शुरू में समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे हो सकता है, टाइम तो सबके लिए सेम है, लेकिन आइंस्टीन ने ये प्रूव करा है कि टाइम जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आइंस्टीन नहीं बनना है, आपको एटीसी का एग्जाम निकालना है, बाद के अंदर तो घड़ी मिलेगी एटीसी टावर के अंदर, उसको देख के टाइम करना है, ये सब टाइम फ्रेम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना। अब देखो क्या होता है ना, इसके अंदर एक चीज उन्होंने, एक मजेदार चीज देखते हैं ना टाइम डायलेशन के ऊपर, सवाल नहीं आएगा उसके ऊपर लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक उसको बोलते हैं क्या, ट्विन पैराडॉक्स, ठीक है। ट्विन पैराडॉक्स एक टाइम डायलेशन जो है इसके ऊपर ही एक फिनोमिना है। मान के चलो कि 2 जुड़वा भाई है, एक ये है, ठीक है, एक ये है। अब क्या होता है कि ये वाला जो है बेचारा अर्थ पे ही रह जाता है और इसको क्या करते हैं कि नासा वाले इसको उठा के सैटेलाइट में बिठा के और इसको कहां भेज देते हैं, इस वाले भाई को कहां भेज दिया है, किसी दूसरे उपग्रह पे भेज दिया है ना। मान के चलो ये कहां भेज दिया, मून पे भेज दिया है, ठीक है, इसको मून पे भेज दिया, ये कहां पे रह गया बेचारा, अर्थ पे रह गया। 7 तारीख को भेज दिया, मान लो 7 जनवरी को दोनों को भेज दिया, चले गए दोनों, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में ये वाला जो आदमी है ना, इसका जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा मून के चारों ओर जहां भी है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये रेस्ट पे है, ये अर्थ के ऊपर रेस्ट के ऊपर ये वाला जो भाई है। अब देखते हैं क्या होता है कि मान के चलो कि ये 5 साल के बाद में वापस आता है ना, मान लो, वैसे इतने दिन रह नहीं पाएगा लेकिन मान लेते हैं कि 5 ईयर्स यहाँ पे ये स्पेंड करता है और उसके बाद में क्या आता है, ये बंदा वापिस आता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। तो जब इसके मैंने बताया था ना कि जब इसके 5 साल होंगे तो उसके कितने साल हो जाएंगे तब तक, उसमें देखा था ना उस फ्रेम के अंदर हमने, जब इस घड़ी में 1 का डिफरेंस आ रहा था डेल्टा टी डैश का, तो इधर की तरफ कितना आ रहा था, 3 या 4 घंटे का डिफरेंस आएगा आइंस्टीन के हिसाब से, मतलब ज्यादा आएगा डेल्टा टी। तो जब यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं इस भाई को, तो इस वाले को कितने साल हो जाएंगे, तो इस वाले भाई को हो जाएंगे मान के चलो इससे ज्यादा ही कुछ साल होंगे, इसको मान के चलो 15 साल हो जाएंगे, 15 ईयर्स हो जाएंगे। मतलब ये भाई जो है 15 साल बूढ़ा हो जाएगा और ये वाला भाई रहेगा, ये जवान रहेगा, 5 साल का ही इसकी एज में डिफरेंस आएगा, ठीक है। इस वाले के क्या होंगे कि यदि 18 ईयर्स का होगा तो इसके क्या होगा कि दाढ़ी मूछ आ चुकी होगी उस टाइम तक, ठीक है। और इसके क्या होगा, इस वाले भाई के, इसके मतलब कि सफेद बाल आने स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है। जब ये वापिस आके देखेगा ना तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि जब टाइम डायलेशन होता है एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में, मतलब कि रिलेटिव यदि हम बात करें कि आदमी स्पीड से जा रहा है कहीं दूसरे सैटेलाइट से या कहीं भी, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों की जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, वो टाइम जो होता है सब कुछ मतलब चेंज हो जाता है। मतलब कि इसका पाचन तंत्र वगैरह होगा, ये इसके हिसाब से लगेगा कि मतलब कि बहुत ज्यादा धीरे काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका अपनी फ्रेम में सही कर रहा है, इसका अपनी फ्रेम में सही कर रहा है। लेकिन जो इनका जो रिलेटिव है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये वाली जो इसकी जो बायोलॉजिकल साइकिल होगी वो जल्दी से, मतलब कि क्योंकि इसको ज्यादा टाइम दिखता है ना, इसका जो एक्चुअल टाइम है उस घड़ी का जो टाइम है, ये वाला टाइम एक्चुअल टाइम था जो एस डैश फ्रेम में था, वो एक्चुअल टाइम था घड़ी का, ठीक है। जो डेल्टा टी डैश है वो हमारा क्या है, एक्चुअल टाइम है। लेकिन जो डेल्टा टी जो ऑब्जर्व हो रहा है ये एपिरेंट टाइम है। इसको लग रहा है कि इसको मतलब कि 5 साल की जगह 15 साल हो गए मेरे भाई को गए हुए, 15 साल बाद आएगा। लेकिन वो वापिस आएगा तो बोलेगा यार 5 साल हो गए, मैं अभी अपना, यदि 18 साल का गया था ना वो, तो बोलेगा अपना 23वां जन्मदिन मनाऊंगा मैं, ठीक है। ये बोलेगा भाई तेरा 23वां जन्मदिन नहीं है, तेरा आपकी बार 33वां कुछ जन्मदिन है, मतलब 15 जोड़ देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि काफी पेचीदगी टाइप की चीजें हैं, लेकिन आपको ज्यादा समझना नहीं है इसके अंदर। बस इतना सा याद रखना है, जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था वो याद रखना है, बस उससे सारे सवाल आपके हो जाएंगे। और उसके अलावा इसमें कुछ कुछ चीजें और भी बची हुई है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।
ठीक है, आज का जो ये लेक्चर था मेरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही संदेश है, दिस इज माई मैसेज टू ऑल द एटीसी एस्पिरेंट्स दैट की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी वेरी इजी। इसके अंदर डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि इसके अंदर से 3 सवाल यदि आते हैं तो आपके तीनों के तीनों सवाल ही सही होंगे एटीसी के पेपर के अंदर, क्योंकि इतना आसान है। इसके अंदर डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग मतलब डरते हैं, मैं भी कल तक डरता था कि यार पता नहीं कैसे पढ़ाऊंगा, बच्चे बोल तो रहे सर डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाओ, लेकिन कैसे पढ़ाऊंगा मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्या है कि मेरे को तो पढ़ाना है ना, मेरे को भाई दिखाना है कि मैं पढ़ा सकता हूँ अच्छा। तो मैंने क्या है कि खुद से पढ़ा तो आधे 1 घंटे के अंदर हो गया था ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन